हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। टॉपिक तो नहीं है, बेसिकली इट इज मोर काइंड ऑफ अपडेट जो मुझे आपके सामने लानी थी, बिकॉज इट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में आपके एक अपडेट आया है, जो आपके नियोनेटल रिससिटेशन पॉलिसी है, उसमें दो चार अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप उसको मार्क करिए, बिकॉज जो अपडेट है वो एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ये आपको पता है। उसी अपडेट को मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपको जो टेबल है, गाइडलाइन से उसी के अंदर दिखाऊंगा क्या चेंजेस हो रखे हैं। आपके पास जो पुरानी गाइडलाइंस है, जो आपने पुराना लिखा हुआ है, आप उसको निकालिए, आप उसमें वो चेंजेस करते जाना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो स्टार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास अपडेट में। सबसे पहले लेते हैं जो लेटेस्ट इनकी जो टेबल इन्होंने दी है हमारे को उसको। सो दिस इज द पब्लिकेशन रिलीज नियोनेटल रिससिटेशन एल्गोरिदम। ठीक है गाइस, तो इसमें देखते हैं। नाउ आपको पता है कि जब बर्थ होती है उसके बाद में आपके पुराने एल्गोरिदम में सीधा ये वाला पॉइंट है कि टर्म जेस्टेशन है कि नहीं है, विग्रस क्राई है कि नहीं है, एंड टोन कैसी है बच्चे की, ये आपके उसके अंदर है। इसके अंदर ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड है, दैट इज इनिशिएट कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे ये अपडेट कर लेना आप। यहाँ पे इन्होंने ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा डाला है। क्या है? इनिशिएट कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, कॉर्ड मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब पहले 30 to 60 सेकंड्स था ना, इन्होंने सिंगल टर्म में 60 सेकंड अपडेट किया है। ठीक है, अब मैं जेस्टेशन एज के हिसाब से जो इनके गाइडलाइंस है उसी में से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो कहने का मतलब है, जो पहला चेंज है एग्जाम क्वेश्चन वो यहाँ से है कि इनिशिएट कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान इन्होंने ऐड किया है। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ ऐड किया है, नाउ आप देखना कि यहाँ पे अगर 100 से नीचे जाता है बच्चे की हार्ट रेट, तो प्रीवियसली वी यूज्ड टू गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी, आप सबको पता है। लेकिन अब इन्होंने पीपीवी को चेंज करके ओनली वी कर दिया है। कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वेंटिलेशन कर दिया या वेंटिलेट कर दिया है। इन्होंने वो टर्म हटा दी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसका वो मतलब नहीं कि एम्बू और वो सब नहीं देंगे, इसका मतलब है थोड़ा सिंप्लीफाई किया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन कि पीपीवी को किस टर्म से चेंज किया है, तो इट इज वेंटिलेशन। नाउ उसके बाद में देयर इज अ चेंज यहाँ पे। जब हार्ट रेट 60 से कम जाती थी तो हम इसको एपिनेफ्रिन देते थे। क्या देते थे? एपिनेफ्रिन। ये सब आपको पता है। और कैसे देते थे? अम्बिलिकल वेन कैथेटर से, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन से हम देते हैं, ये सबको पता है। लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा रूट ऐड किया है जिसको बोलते हैं इंट्राओशियस। कैन यू से इंट्राओशियस रूट इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कहने का मतलब है, अगर आपका यूवीसी स्टैब्लिश नहीं हो रहा तो आप उसको आप इंट्राओशियस से दे सकते हो। एंड यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया है, मैं आपको टेबल से दिखाऊंगा कि अगर इंट्राओशियस और इंट्रावीनस, इंट्रावीनस में आपके पास अम्बिलिकल वेन कैथेटर दोनों ही नहीं हो रहा, तो आप इसको एंडोट्रैकियल रूट से भी, एंडोट्रैकियल रूट से भी एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। एंडोट्रैकियल के लिए इन्होंने 0.05 से 0.1 mg पर केजी की डोज बताई है। मैं अभी आपको सब गाइडलाइन से ही प्रूफ करूंगा, दिखाऊंगा। ताकि आपको भी लगना चाहिए कि चीज गाइडलाइन से बताई जा रही है, एंड आपको भी देखना आना चाहिए कि गाइडलाइंस कैसे पढ़ते हैं। इसीलिए मैं जैसा गाइडलाइंस में लिखा हो वैसे ही वैसे आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। नाउ तो लास्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का टारगेट होता था ना, आपने देखा होगा कि अपन 1 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक वी यूज्ड टू राइट, फिर उसमें हम 60 to 65 और वो सब लिखते थे। लेकिन अब जो इन्होंने अपडेट किया है उसमें आप ये टेबल देखिए, इन्होंने यहाँ पे वो 1 मिनट वाली वैल्यू हटा दी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 मिनट नहीं लिखा हुआ। इस कहने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू चेंज हुई है, इट इज जस्ट कि उन्होंने 1 मिनट वाला जो सिस्टम था वो हटा के 2 मिनट से स्टार्ट किया है। बट 1 मिनट पे सेचुरेशन नॉर्मल 60 to 65 ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो अब टारगेट सैचुरेशन है आपका कितने मिनट से स्टार्ट होता है, तो इट इज फ्रॉम द 2 मिनट्स। बाकी द वैल्यू रिमेन्स सेम, 60 to 70 और 5555 ऐड करते जाइए, एंड लास्ट में आपका 85 to 90 बनता है। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं और यही रहा है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस थे। तो पहला चेंजेस क्या था? इनिशियल कॉर्ड मैनेजमेंट ऐड किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वेंटिलेशन, वेंटिलेट किया बच्चे को पीपीवी की जगह। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इंट्राओशियस रूट डाला आईवीसी यूवीसी के बाद में, और ऑल्टरनेटिव में एंडोट्रेकियल रूट भी इन्होंने साथ में रख दिया। एंड लास्ट में इन्होंने इन्होंने जो टारगेट सेचुरेशन था जो 1 मिनट पे था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया टेबल में से। ओके, नाउ नाउ अब मैं आपको एक एक इनकी जो टेबल है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी टेबल में इन्होंने डिटेल में क्या दिया है। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर अम्बिलिकल मैनेजमेंट। इसकी ये टेबल है इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसी टेबल से आपको पढ़ के सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा है जो टर्म इन्फेंट है, जिनको रिसर्टेशन की जरूरत नहीं है, उनके लिए हम 60 सेकंड तक डिले करेंगे। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग 60 सेकंड तक डिले करेंगे, जो उनको बेनिफिट देगी एज कंपेयर टू इनिशियल कॉर्ड क्लैंपिंग। इसकी हिंदी करके मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको पूरा पढ़ना। ठीक है, नाउ सेकंड में क्या लिखा है? फॉर नॉन विगरस इन्फेंट एंड लेट प्री टर्म, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम डिले नहीं करेंगे। नॉन विगरस बच्चा, आपको पता है हार्ट रेट कम होगी, टोन कम होगा, एपनिक हो सकता है। और लेट जो प्री टर्म है उनके अंदर आपको 60 सेकंड तक वेट नहीं करना। उसके अंदर आप करोगे कॉर्ड मिल्किंग। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंटैक्ट कॉर्ड मिल्किंग में बी रीजनेबल। कॉर्ड मिल्किंग का मतलब क्या है? आपने उसको कॉर्ड पकड़ा प्लेसेंटा से फीटस की तरफ या बेबी की तरफ, आपको उसको मिल्क करना है। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल क्या है मिल्क करने का, वो भी नीचे लिखा हुआ है कि आपको कितनी बार करना है। मैं आपको गाइडलाइन सही पढ़ के दिखाऊंगा।
नाउ तो ये तो हो गया आपके पास टर्म बच्चे के लिए, फिर हमारे पास हो गया नॉन विगरस टर्म एंड लेट प्री टर्म, एंड लास्ट में ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है मिल्किंग टिपिकली डन बाय स्ट्रिपिंग 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है आपको 20 सेंटीमीटर एरिया तक आपको अपनी उंगली फेरनी है। 20 सेंटीमीटर तक आप उसको ऐसे करेंगे, 20 सेंटीमीटर तक कितनी बार करोगे? 3 to 4 टाइम्स। कितने बार करोगे? 3 to 4 टाइम्स, अलाउइंग कि उसमें जब आपने ऐसे किया फिर छोड़ा, वो प्लेसेंटा से ब्लड आया, फिर आपने वापस किया, फिर छोड़ा, फिर प्लेसेंटा से ब्लड आया। इसको आपको करना है 3 to 4 टाइम्स। ये सारा मैं आपको गाइडलाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एक बार में प्लेसेंटा में आपके 60 टू 80 एमएल के अराउंड ब्लड होता है। तो आप सोचिए 60 मान लेते हैं, तो मैंने 3 बार किया तो 180 एमएल, और 4 बार किया तो 240 एमएल। ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट का ब्लड होता है जो बच्चे को आपके इनिशियल एनीमिया में जाने से प्रिवेंट करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सी टेबल है हमारे पास। नाउ दिस इज फ्रॉम द प्री टर्म। अभी हमने टर्म बच्चे के बारे में देखा था कि उसके अंदर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, और अगर नॉन विगरस है तो हमारे को मिल्किंग करनी है। नाउ यहाँ पे इट इज फॉर द प्री टर्म न्यूनेट्स, उनके बारे में क्या, न्यूबॉर्न के बारे में क्या बोल रहा है। नाउ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर 37 वीक से कम का है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट प्रीटर्म वाला कॉन्सेप्ट, तो लेट प्रीटर्म हमको पता है कितना होता है, इट इज अराउंड 34 टू 37 को हम लेट प्रीटर्म बोल देते हैं। ठीक है। नाउ उसके लिए ये सेम बोल रहा है कि हमारे को डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकते हैं अगर 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 उसको रिससिटेटिव मेजर्स की जरूरत नहीं है तो। नाउ अगर वो 28 से 36 प्लस 6 डेज का है, देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉर्ड मिल्किंग। हम करेंगे कॉर्ड मिल्किंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो 28 वीक से कम का है, 28 वीक से कम का है, तब हम मिल्किंग नहीं करते। ना हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, ना हम मिल्किंग करेंगे। हम एज सून एज पॉसिबल उसको कट करेंगे और बच्चे को रिससिटेटिव मेजर्स के लिए भेजेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है यहाँ पे सर्कुलेटरी ओवरलोड का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि प्री टर्म मतलब 28 वीक से कम का बच्चा, उसका हार्ट इतना एक्स्ट्रा ब्लड बॉडी में नहीं झेल पाएगा। आई होप यहाँ को प्री टर्म का कॉर्ड मैनेजमेंट और टर्म का कॉर्ड मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। एंड तक बने रहिएगा और मैं टेबल डिस्कस करूंगा इसमें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं लिखा हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी नेक्स्ट टेबल है हमारे पास। सो नाउ यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, टेम्परेचर्स के लिए इनिशियल आपको 36.5 से 37.5 के बीच में मेंटेन करके रखना है। हाइपोथर्मिया इज 36, वो आपको पता ही है। 36 से लेके 36.5 के बीच में इसको बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया, आप सबको पता है। इसी को बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। यहाँ पे पॉइंट था, मैंने बता दिया। एंड हाइपरथर्मिया बच्चों में 38 से ज्यादा होता है। कहने का मतलब है 36 से कम इज हाइपोथर्मिया इन इन्फेंट, एंड मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस इज हाइपरथर्मिया। तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, दिस इज द सेम। हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। नाउ इसमें भी वही लिखा है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है आपको। आप उसके लिए हाइपोथर्मिक, इसमें एक टर्म है स्पेशल, मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी, एक्सोथर्मिक मैट्रेस है ना। एक्सोथर्मिक मैट्रेस मतलब एक मैट्रेस होती है जो ऐसे पूरी वार्म रहती है, उसकी उसका यूज कर सकते हो। तो मान मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा एक्सोथर्मिक मैट्रेस क्या होती है, तब आप उसको बता देना कि यार ये फोटो दिखा के कि ये एक्सोथर्मिक मैट्रेस होती है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। टिट स्टिमुलेशन के लिए वही है, आप वही करिए। इसके लिए क्या करते हैं, टेक्टर स्टिमुलेशन, स्ट्रोक, रबिंग, वो सारा। ओके, इसमें कुछ नया नहीं है। एयरवे क्लियरेंस के लिए वही गाइडलाइंस है कि पहले माउथ में करेंगे फिर नोज में करेंगे, और अडल्ट में पहले नोज में करते हैं फिर माउथ में करते हैं। दिस इज फॉर द अडल्ट। एंड इन्फेंट के लिए वही माउथ पहले एंड नोज बाद में, वही सारा इसके अंदर है। यहाँ पे एक और है कि रूटीन ओरल नेजल एंड ओरोफेरेंजियल एंडोट्रैकियल सक्शन। रूटीन में आपको नहीं करना सक्शन, समझ रहे हैं, रूटीन में आपको इतना सारा सक्शन नहीं करना होता। यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। अगर आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि वो ब्रीथ नहीं कर रहा, उस कंडीशन में आपको उसको सक्शन वक्शन करना है। रूटीन में सक्शन नहीं करते, आप बस क्लीन करेंगे एंड यू विल मूव फर्दर। ठीक है। नाउ लेट्स सी, आगे चलते हैं, आगे कौन सी टेबल है हमारे पास इसके अंदर। ओके, सो हार्ट रेट के लिए असेसमेंट करेंगे 100 से ज्यादा, 100 से कम, 60 से कम, चेस्ट कंप्रेशन, इंट्यूबेशन। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। नाउ हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन कितना करेंगे, सपोर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए ये टेबल इन्होंने दे रखी है। तो इसके अंदर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, अगर 60 सेकंड के अंदर आपको, अगर पता चला आपको पेशेंट को कि पेशेंट आपका बच्चा जो है दैट इज एपनिक, तो आपको जो गोल्डन 1 मिनट होता है ना, उसका बहुत ध्यान रखना है। आपको पता चला गैस्पिंग है, एपनिक है, ब्रेडिकार्डिक है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर वेंटिलेशन करना ही करना है। अब यहाँ पे ना इन्होंने, जैसे आपको पता है कि हम एम्बू बैग का यूज करते हैं, ठीक है, एम्बू बैग का यूज करते हैं ना बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए। ना उन्होंने टी पीस रिससिटेटर, क्या बोला मैंने, टी पीस रिससिटेटर, मैं लिखता हूँ, टी पीस रिससिटेटर। ये एक डिवाइस होता है, इसकी फोटो अभी आपके सामने आ जाएगी। तो ये होता है टी पीस रिससिटेटर। इसका यूज
आपके एम्बू से पहले करना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ टी पीस रिससिटेटर इज मोर देन एम्बू, तो मतलब ये है कि इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम्बू बैग। ठीक है, ये इनकी ही गाइडलाइंस में है, आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि वो ज़्यादा एप्ट होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू एम्बू बैग। नाउ यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर 100 से कम होगा तो आपको वेंटिलेशन स्टार्ट करना है, दिस इज सेम। नाउ यहाँ पे एक खास है कि इनिशियल पिप, इनिशियल पिप, पिप क्या है? इट इज पीक इन्फ्लेशन प्रेशर। पीक इन्फ्लेशन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आपके छाती को उठाने में काम आता है। चेस्ट राइज में जो प्रेशर काम आता है उसको बोलते हैं पीक इन्फ्लेशन प्रेशर। वो होना चाहिए आपका 20 टू 30, जैसा कि यहाँ मेंशन है 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप बोर नहीं हो रहे होगे, क्योंकि ये सारे जो जितनी वैल्यूज है ना, ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ी गाइडलाइंस को थोड़ा सा लंबा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो चेंजेस थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा जो पीडीएफ में जितनी भी टेबल्स हैं उनको एक बार आपको गो थ्रू करवा दूंगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, तो कुछ छूटेगा नहीं कहीं से भी। ठीक है, 10-15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना यहाँ से। नाउ अगर हमारे को मान लीजिए बच्चे का लंग सिक है, एआरडीएस का केस है, आरडीएस का केस है, उस कंडीशन की हमारे को पीप की भी जरूरत पड़ सकती है, आपको पता है। पीप इज पॉजिटिव एंड एक्सपेक्टिव प्रेशर, जो आपके एल्वोलाई को खोलने का काम आता है। तो इसके अंदर आप 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक का प्रेशर बच्चे के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं, पीप दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इन इन्फेंट रिसीव वेंटिलेशन टू प्रोवाइड पीप। ये किस कंडीशन में करेंगे? मान लीजिए आरडीएस का केस है, उस कंडीशन, आरबीएस नहीं आरडीएस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये जो भी इंपॉर्टेंट है टेबल में से मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये एक लाइन देख लीजिए। लंग ऑफ अ सिक और प्रीटर्म इन्फेंट आर प्रोन टू कोलैप्स ड्यू टू इमेच्योरिटी और इन्फ्लेमेशन। पीप इंप्रूव लंग फंक्शन, यही मैंने आपको बोला था, पीप इंप्रूव लंग फंक्शन। तो ये जो पीप है ना, ये हम देते हैं 5, सॉरी ये हम देते हैं 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, आपको और मेरे अंदर भी 5 से 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में हम लेके चलते हैं जब हम वेंटिलेट करते हैं अडल्ट्स को। ठीक है, एंड फॉर जो एआरडीएस के केस होते हैं, एआरडीएस के केसेस मोर लाइक अ हाई पीप लो टाइडल वॉल्यूम, हाई पीप लो टाइडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है अभी नॉर्सेट 9 मेन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ही पूछा था, एक एआरडीएस का पेशेंट इंट्यूबेटेड है, 100% एफआईओ2 पे है, उसके बाद भी वो डिस्ट्रेस में है, आप उसको क्या करोगे? उसमें ऑप्शन थे, आप उसको प्रोन करोगे, आप उसकी टाइडल वॉल्यूम बढ़ाओगे, आप उसका पीप कम करोगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन थे। तो उसमें पीप बढ़ाते हैं एंड टाइडल वॉल्यूम कम करते हैं, उसमें उल्टा दे रखा था। उसके अंदर आंसर क्या था कि हम पेशेंट को प्रोन करेंगे, क्योंकि प्रोन करने के लिए हमारे पास एक प्रो सेवा गाइडलाइंस थी। एक प्रो सेवा गाइडलाइंस होती है, प्रोनिंग सेशन इन सीवियर ईआरडी, उसको बोलते हैं प्रो सेवा ट्रायल। उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप पेशेंट को विद इन 12 आवर्स ऑफ एडमिशन उल्टा कर देंगे ना, तो इट विल बी बेनिफिशियल। उसको मैं कभी और डिस्कस करूंगा। प्रो सेवा गाइडलाइंस एआरडीएस में यूज करते हैं, याद रखना, कभी एग्जाम पूछ ले कि भाई व्हाट इज प्रो सेवा ट्रायल, प्रो सेवा ट्रायल, तो आप बता देना प्रोनिंग सेशन इन सीवियर एआरडीएस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नाउ मूव फर्दर, आगे चलते हैं, कौन सी टेबल है हमारे पास। नाउ इसमें क्या कह रहा है, कितना ड्यूरेशन के लिए हमें एम्बो को दबाना है जिससे हमारा चेस्ट ऊपर होता है। नाउ इसमें रेट बता रहा है 30 टू 60 वेंटिलेशन आप 1 मिनट के अंदर दोगे। ठीक है, ये तो पहले भी उतनी था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक बार में जब एम्बो दबा रहे हो ना, आप इतने टाइम के लिए दबाओगे, कितने टाइम के लिए? 0.5 टू 1 सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्फ्लेशन प्रेशर, इन्फ्लेशन टाइम, सॉरी इन्फ्लेशन टाइम कितना होता है कि एक बार मैंने दबाया, कितनी देर में दबाऊं कि उसका चेस्ट ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टाइम। तो इट इज 0.5 टू 1 सेकंड। यहाँ तक मतलब ये याद रखना। एग्जाम पूछेगा न्यू बॉर्न का इन्फ्लेशन टाइम कितना होता है, तो आप बोलोगे रिससिटेशन के अंदर, तो आप बोलोगे 0.5 टू 1 सेकंड। खत्म यहाँ तक, मतलब आप इतनी देर के लिए ही उस बैग को प्रेस करोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे। नो ठीक है, नो आगे चलते हैं। चलो मैं यहाँ पे ना एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि अगर है ना, आपने मोर देन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपन पीप यूज करते हैं 6, अपन पीप यूज किया ना 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O, मोर देन 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O का पीप दिया था। उसी तरीके से अगर हमने ज्यादा पीप दिया, ज्यादा हमने पीप दिया, तो उससे क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ज्यादा पीप से टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। आपको पता है, अब आपके और मेरे अंदर 8 ml पर केजी के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम डिलीवर किया जाता है। मान लीजिए कि आपका वेट है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 360 ml पर मिनट। ये आपकी टाइडल वॉल्यूम हो गई। ठीक है, ये आपकी टाइडल वॉल्यूम हो गई। लेकिन बच्चों के अंदर अगर आपने मोर देन 6 ml पर केजी रिससिटेशन के टाइम पे अगर आपने उसको वेंटिलेशन दिया, टाइडल वॉल्यूम दिया, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव फर्दर, लेट्स आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं इसके अंदर। अगली जो टेबल है, क्या बोल रहा है इसमें। हाँ, नाउ इसमें एक और एडिशन था कि जब पेशेंट को आप इंट्यूबेट कर रहे हो, है ना, आफ्टर मान लीजिए 60 से नीचे आ गया है, आपको चेस्ट कंप्रेशन के साथ में आपको इंट्यूबेट करना है, मान लीजिए बच्चा इंट्यूबेट नहीं हो रहा, तो आप उसको लेरेंजल मास्क भी लगा सकते हैं। मतलब लेरेंजल मास्क डालो, लेरेंजल मास्क एयर में डालो,
चेस्ट कंप्रेशन साथ साथ करो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दो, इसी के साथ साथ आप उसको आईवी एक्सेस लेने की कोशिश करो। अम्बिलिकल वेन कैथेटर से नहीं हो रहा, इंट्राओशियस से नहीं हो रहा, एंडोट्रेकियल से, और नहीं है तो आप लेंजल मास्क एयरवे से डाल दीजिए। इसी के दौरान आप उसको इंट्यूबेट करने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब है अगर ईटी इंट्यूबेट नहीं हो रहा बच्चा तो लेंजल मास्क एयरवे भी यूज कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, इट इज रीजनेबल टू यूज अ लेंजल मास्क एयरवे एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन अगर बच्चा आपका 34 से ज्यादा है, 34 वीक से ज्यादा का बच्चा है। समझ गए मेरी बात? मतलब लेट प्री टर्म या टर्म बच्चा है, उस कंडीशन के अंदर ईटी नहीं है, लेंजल मास्क डाल दो, बात खत्म। ना चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हो गया हो गया, इसमें कुछ नहीं था। हाँ, जो मैंने आपको बोला था एम्बो वर्सेस टी पीस रिससिटेटर, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इट इज बेनिफिशियल टू यूज अ टी पीस रिससिटेटर, बेनिफिशियल टू यूज अ टी पीस रिससिटेशन इंस्टेड ऑफ अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग आपको पता है एम्बो बैग को बोलते हैं, विथ और विदाउट पीप वॉल। एक इमेज मैं आपके सामने डाल दूंगा कि टी पीस रिससिटेटर कैसा होता है, आप ध्यान से देखना उसको। एंड एग्जाम में कहीं पूछे कि यार ये कौन सा आपका डिवाइस है, तो आप बता देना कि दिस इज अ टी पीस रिससिटेटर डिवाइस। इसकी सिग्निफिकेंस आपकी ज्यादा है कब, जब आप बच्चे को रिससिटेट करते हो। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं अगली टेबल कौन सी है। दिस नॉट इम्पोर्टेंट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे गाइस, है ना? थोड़ी सी छोटी सी क्लास है ना? हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट यार। Now, उन्होंने एक चेंज किया है यहाँ पे एक और, कि जैसे आप है ना इनिशियल एम्बो से 21% देते हैं ऑक्सीजन, ये आप सबको पता है ना? 21% तक हम देते हैं। तो अब 21 और उसके आगे के 2-3 और स्टेप ऐड किए हैं, वो इस टेबल के अंदर है। मैं आपको थोड़ी हिंदी करके फटाफट बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टर्म लेट प्री टर्म बच्चा है तो आप उसको 21% दो। अगर अगर 32 से 34 के बीच का है, 32 से 34 प्लस 6 डेज का बच्चा है, तो आप उनके अंदर 21 से 30% तक FiO2 दे सकते हैं। 21 से 30% तक FiO2 दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 32 वीक से लेस है तो आप उसको 100% तक दे सकते हैं। अगर वो 32 से लेस है आप उसको 100% तक दे सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर जेस्टेशन एज देके पूछे कि कितना परसेंट FiO2 रिकमेंडेड है, तो आप बता देना अगर प्री टर्म है, मतलब लेट टर्म या प्री टर्म है, उस कंडीशन में आप इसको देना 21%। खत्म। अगर वो 32 से 34 के बीच का है तो आप उसको देना 21 से 30 के बीच में। अगर वो लेस देन 32 है तो आप उसको देना 30 से 100% के बीच में। ठीक है, याद रखना। आप चाहो तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। दिस इज द लेटेस्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन न्यूनेटल रिससिटेशन पॉलिसी गाइडलाइंस, जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये 50 पेज की है, लेकिन मैं आपके सामने वही बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ओके, नो यहाँ पे देख लेते हैं चेस्ट कंप्रेशन के लिए उसने क्या बोला है। उसने वही बोला है कि अगर 60 से कम रहता है, हाँ यहाँ पे एक आप याद रखना, अगर 60 से कम हुआ, ठीक है, आप उसको 30 सेकंड तक, ध्यान से सुनना, अगर उसकी हार्ट रेट पॉइंटर पे आपको देखिए 60 से कम हो रही है तो 30 सेकंड उसको और वेंटिलेट करो। 30 सेकंड उसको और वेंटिलेट करो। ऐसा नहीं है कि हार्ट रेट 60 से कम हुई आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया, नहीं, या चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप उसको देखो 60 से कम हुआ, 30 सेकंड और उसको वेंटिलेट करो, उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करो। अब वो यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरे साथ देखना, यहाँ लिखा हुआ इफ द हार्ट रेट रिमेन लेस देन 60 मिनट डिस्पाइट 30 सेकंड ऑफ वेंटिलेशन, डिस्पाइट 30 सेकंड ऑफ वेंटिलेशन का मतलब है 60 से नीचे रेट गिरी, आपने 30 सेकंड और उसको एम्बो किया या टी पीस दिया, उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे। फिर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन अगर इंट्यूबेट करना है इंट्यूबेट करो, लेंजल मास्क डाला है लेंजल मास्क डालो, खत्म। अगर वो 34 वीक का है, 34 का है या ज्यादा है उससे, ठीक है, अगर 80 नहीं डाल रख सकते तो लेंजल मास्क डालो, वही जो मैंने बोला था लास्ट। इट मे बी रीजनेबल टू 100% ऑक्सीजन ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन, 100% ऑक्सीजन कर सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन के टाइम पे ना। अगर फिर उसके हिसाब से फिर आपको ना टारगेट ऑक्सीजन देखना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन आपका आ रहा है। मान लो 100% आ रहा है तो आप उसको FiO2 को टेपर डाउन करके 90%, 80%, जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कौन सी टेबल है। हाँ, नाउ दिस इज योर वेंटिलेशन रेशियो, आप सबको पता है, वही बता देता हूँ मैं आपको। 3:1 का देते हैं, सबको पता है। यहाँ लिखा हुआ है रीजनेबल टू यूज टू फिंगर, मतलब एग्जाम में पूछे टू फिंगर वर्सेस टू थंब, तो आप क्या करोगे, टू थंब वाला को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक इज प्रेफर्ड ओवर टू फिंगर। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर, आपका एपी डायमीटर का 1/3 आप उसको प्रेस करोगे। एंड कहाँ पे करोगे, लोअर, कहाँ पे, कहाँ गया, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे 1/3 एपी आप उसको प्रेस करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है अगर आपको चेंज करना है तो एवरी 2 to 5 मिनट पे आप चेंज करोगे। जो मतलब आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो हर दूसरे 2 से 5 मिनट के बीच में
दूसरा बंदा आएगा, मतलब आपको कम से कम 2 से लेके 5 मिनट तक आप उसको ऐसे पकड़ के बच्चे को कंप्रेशन दोगे, उसके बाद में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको कंप्लीट हो गई, समझ आ रहा होगा, आप बोर नहीं हो रहे होगे। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या है। इसके अंदर था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हम अम्बिलिकल वेन कैथेटर लेंगे, वो आपके रिकमेंडेड है। अगर नहीं हो रहा तो इंट्राओशियस लगा सकते हो, इंट्राओशियस नहीं हो रहा तो आप एंडोट्रैकियल रूट से भी दे सकते हो, जब तक आपका इंट्रावीनस या इंट्राओशियस रूट एसेस नहीं हो जाता। ठीक है, ये इसके अंदर छोटा सा था। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। एपिनेफ्रिन, नाउ नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट यार, हमेशा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। हर एग्जाम, हर साल, हर पेपर में एपिनेफ्रिन से क्वेश्चन ना आए, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं कि क्या है। तो अगर इसमें लिखा हुआ 60 सेकंड से कम होगा हार्ट रेट, 60 से कम है हार्ट रेट, तो आप 0.012 0.3 mg पर केजी के हिसाब से एपिनेफ्रिन देते हैं एज सून एज यू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, प्लस रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट। दीज आर द गाइडलाइंस। ये आपको पता है, और नहीं पता तो पता होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस आपको पूरा घोल के पी जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन आप उसको डिटेल में जरूर पढ़ना। वैसे तो मैंने जो बोला है इट इज ऑल्सो सफिशिएंट, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आप खुद भी देखो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके ये लिंक मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इंट्रावेस्कुलर आप इतना डोज पेशेंट को, बच्चे को दोगे ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन न्यू बॉर्न who do not have adequate response to endotracheal dose of epinephrine। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, जब इंट्रा वेस्कुलर रूट एसेस नहीं हो रहा, तो आप एंडोट्रैकियल डालोगे, लेकिन ऑब्वियसली एंडोट्रैकियल का और इंट्रावेस्कुलर का इफेक्ट अलग अलग होता है। इसमें वही लिखा हुआ है, एंडोट्रैकियल से अगर आपका जो टारगेट है, मतलब हार्ट रेट 60 से ज्यादा, ये अचीव नहीं हो पा रहा, तो आप कोशिश करिए कि इंट्रावीनस या इंट्राओशियस रूट लें। अब आपको पता है 0.05 से 1.1 mg पर केजी हम एंडोट्रैकियल रूट से देंगे। ये आगे लिखा हुआ भी है, आई विल बी रीडिंग इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। नाउ infant receiving epinephrine, it is reasonable to administer endotracheal epinephrine at larger dose। मतलब यहाँ पे कैन यू सी 0.05 to 1.1। अब यहाँ पे ये डोज बढ़ाई क्यों है? बिकॉज आपने दिया उसको गले से, और हमारे को चाहिए कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर, तो वो एब्जॉर्ब होते होते जब जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में कम पहुंचेगा। इसीलिए अगर मैं उसको ज्यादा दूंगा, तो उसके ब्लड में ज्यादा पहुंचेगा, मतलब उतना पहुंचेगा जितना मैं डायरेक्ट देता। जितना मैं डायरेक्ट देता उसका डबल मैं गले से डालूंगा। उससे क्या होगा, मेरा जो रूट है, वो मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा ना। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हर 3 से 5 मिनट में रिपीट करेंगे जब तक आपकी हार्ट रेट 60 से ज्यादा नहीं हो जाती। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्या है और टेबल हमारे पास। इसमें कुछ है, हाँ इसमें भी है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंडर दे सकते हैं बच्चे को, अगर हाइपोवॉलीमिया का केस है, ब्रेडिकार्डिक रहता है तो। और उसके लिए हमारे पास 0.9% सलाइन है, नॉर्मल सलाइन देने का प्रोटोकॉल है 10 to 20 ml पर केजी के हिसाब से एज अ वॉल्यूम एक्सपेंडर, अगर बच्चा हाइपोवॉलीमिया के अंदर है तो। ठीक है, तो पूछे कितना देते हैं, 10 to 20 ml पर केजी। क्या देते हैं, 0.9% नॉर्मल सलीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पोस्ट रिससिटेशन केयर। इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंज है नहीं, बस इसमें यही है कि अगर 36 से ज़्यादा का है और उसको हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी हुई है, तो उसको आप हाइपोथर्मिक रखेंगे प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसमें से पूछेगा भी नहीं, इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बच्चा हाइपोथर्मिया के अंदर गया है, तो आप उसको रीवॉर्मिंग करोगे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई टेबल बच रही है तो। हाँ, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया कि बच्चे को आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो वो कब रुक जाना चाहिए। अडल्ट में पूछा गया है, अडल्ट में पूछा गया है कि आपने अडल्ट को सीपीआर दे रहे हो तो कब आपको रुकना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट है, दैट इज रेस्क्यूअर फटीग। क्या है, रेस्क्यूअर फटीग। अगर मैं थक जाऊंगा तो वही रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर थक गया तो सीपीआर करेगा कौन। तो कहने का मतलब है कि अगर रेस्क्यूअर फटीग ऑप्शन में है तो आप रेस्क्यूअर फटीग करिए। अगर 20 to 30 मिनट ऑप्शन में है तो आप वो टिक करना। ठीक है, क्योंकि 20 to 30 मिनट के अंदर देयर इज अ इनफ 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 हाइपोक्सिक इंजरी की, अगर वो पेशेंट रिवाइव हो भी गया, तो देयर इज नो चांस कि वो गुड प्रोग्नोसिस दिखाएगा या सर्वाइव करेगा। अगर वो रिवाइव हो भी जाता है तो विद इन 1 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर बाद ही विल अरेस्ट अगेन। तो कहने का मतलब है, अडल्ट में वी यूज टू टर्मिनेट एट रेस्क्यूअर फटीग। वो ऑप्शन में नहीं हो, सेकंड ऑप्शन है 20 to 30 मिनट, और आपस में टीम डिस्कशन के बाद में। उसी के सिमिलर इन्फेंट के अंदर भी है। तो गाइडलाइंस क्या बोलती है उसको देखते हैं। इन न्यू बॉर्न जो को रिसर्चेशन मिल रहा है, अगर हार्ट रेट नहीं आ रही सारे स्टेप्स पे,
ठीक है, तो सीज करेंगे हम किसके बेसिस पे, डिस्कस विद टीम एंड फैमिली, आपस में डिस्कस करके एंड फैमिली को आप बताएंगे कि ये कंडीशन है, हम इसे ट्राई कर रहे हैं और अभी तक बच्चे की धड़कन भी नहीं आई है और उसका बीपी भी नहीं आ रहा है, वॉट एवर जो भी पैरामीटर्स है उसका एक्सप्लेन करेंगे। एंड रीजनेबल टाइम फ्रेम इज कंसिडर अराउंड 20 मिनट्स आफ्टर बर्थ, 20 मिनट आफ्टर बर्थ तक आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप टीम से एंड फैमिली से डिस्कस करके यू कैन टर्मिनेट द सीपीआर। ये यहाँ से इस टेबल में से ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाउ लेट्स सी आगे कुछ हमारे पास है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक यू कैन सी दिस टेबल इज एंडेड। तो आई होप आपको यहाँ तक मजा आया होगा। मेरा यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि क्या अपडेटेड था और क्या नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पुरानी टेबल भी दिखाऊं तो यू कैन सी एक कंपैरिजन कर लेते जाने से पहले ना, कि पहले क्या था और अब क्या है हमारे पास। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार वापस रिकॉल करते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, आई होप बोर नहीं हो रहे आप। यहाँ पे बर्थ के बाद ये पुरानी गाइडलाइंस है, दिस इज योर पुरानी गाइडलाइंस। ठीक है, और दिस इज योर न्यू गाइडलाइंस, दिस इज योर 2025 अपडेटेड। यहाँ पे बर्थ के बाद यू कैन सी टर्म जेस्टेशन और ये वाला पोर्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी कॉर्ड मैनेजमेंट वाला पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपका कॉर्ड मैनेजमेंट वाला पॉइंट है। यू कैन सी कॉर्ड मैनेजमेंट हियर। उसके बाद में यहाँ पे आपका पीपीवी है, पीपीवी। यहाँ पीपीवी को आपको चेंज करके वेंटिलेशन कर दिया। ये इसका दूसरा चेंज जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे अम्बिलिकल वेन कैथेटर के साथ में इंट्राओशियस नहीं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इंट्राओशियस भी ऐड है। ठीक है, आई होप यहाँ देखो ये रहा आपके इंट्राओशियस, और ये पहले वाली गाइडलाइन जिसके अंदर अम्बिलिकल वेन है, नो इंट्राओशियस ऐड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी नाउ। उसके बाद में यहाँ पे एंडोट्रेकल भी ऐड किया है। यहाँ देखो ये 1 मिनट वाला प्रोटोकॉल है, 1 मिनट वाला प्रोटोकॉल, और ये आपके नई गाइडलाइन जिनके अंदर 1 मिनट वाला प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये सारा आपका एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने सोचा आपके सामने रखता हूँ। आई होप आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, हो सकता है कुछ आपको डाउट रह गया होगा या कुछ मैंने क्लियरली नहीं भी बोला होगा, हो सकता है उस कंडीशन में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेरिफाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप ये पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मुझे फॉलो करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि क्या है ना, हम ये सोचते हैं कि किसी को ना बताएं उससे उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसको जब पता चलना होता है उसको पता चल जाता है। आपके या मेरे चैनल से किसी का सिलेक्शन ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना किसी का रुका है, ना कभी रुकेगा। तो इससे बढ़िया आप अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, अपडेट उनके साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलूंगा आपके साथ एक नए अपडेट के साथ में। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू।